इस वक्त हिंडन के रास्ते में है। संदीप, कुछ डिटेल आपको मिल रही है? मेरे सहयोगी है संदीप। देखिए रूबिका, जिस तरीके से वहां पे वो एयरक्राफ्ट से रवाना हुए और C-130 से वो रवाना हुए और वो हिंडन उतरे हैं, यानी कि हिंडन वही बेस है जहां पे भारतीय C-130 सुपर हरक्यूलिस का बेस है। जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी उड़ान के बाद बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो हैं वो एयरक्राफ्ट में जरूरत होती है और सारा का सारा जो सिस्टम है, मेंटेनेंस से लेकर हर चीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट उस बेस पर है। तो शायद इसीलिए एयरक्राफ्ट को हिंडन एयरबेस पर उतारा गया और फिलहाल इस बारे में बिल्कुल जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जा रही है कि आखिर इसके बाद उनका क्या रुख रहेगा, क्या वो इसी एयरक्राफ्ट से आगे मूव करेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ से लंदन के लिए जा रही हैं तो उनको मिड एयर रिफ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी ये तय नहीं है कि आखिर यहाँ से उनका क्या रुख होगा, लेकिन अगर हिंडन में उनको उतारा गया है, उनका एयरक्राफ्ट यहाँ उतारा है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय वायुसेना का जो C-130 सुपर हरक्यूलिस का होम बेस है और यहाँ पे उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट सारे हैं। और इतनी लंबी उड़ान के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सारे टेक्निकल चेक्स जरूरी हैं। लिहाजा इस वक्त एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और अगली मूवमेंट क्या होगी रूबिका, उस बारे में अभी फिलहाल ना तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बात कही जा रही है, ना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई बात कही जा रही है। तो शेख हसीना की जान को लेकर हम एक मुल्क के नाते, वो हमारी साथी रही हैं लंबे अरसे तक, उनके साथ खूब सारे हमारे जो है रिश्ते रहे हैं, MOU साइन हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जान का जिम्मा जो है और उनके महफूज रहने का जिम्मा वो हिंदुस्तान का हो जाता है, क्योंकि वो इस वक्त इस सरजमी पर हैं। हमारे साथ जनरल सिन्हा भी मौजूद हैं, आपसे कुछ ही देर पहले जुड़े। जनरल सिन्हा, इस वक्त की स्थिति, मतलब ये इतनी पेचीदा मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले रही होगी। और सतीश जी का ये कहना है कि भाई हमने तो क्लियर कर दिया है, मैसेज जिसको देना था दे दिया है कि शेख हसीना आ रही है हमारी जमीन पर, अब यहां से वो कहीं भी जाए। देखिए रूबिका, मेरे अनुसार तो जितनी गंभीर स्थिति आज है अब कभी नहीं रही। आप सही आकलन है आपका। देखिए 1971 के हुए 52 इयर्स हो चुके हैं। जो महजूर रहमान साहब थे उनकी तो मूर्ति ही तोड़ डाले। शेख हसीना तो पहले भी 7 साल बाहर में रही थी 1971 के बाद, मगर उस समय मिलिट्री इंटरवेंशन था हमारा वहाँ। आज ऐसी परिस्थिति है और जो मैं देखता हूँ द आउट ऑफ इंडिया कैंपेन जो जमात इस्लामी चला रहा है, और आपने उसको मोहम्मद मैजू की आपने देखी मॉरिशस में जिस तरह से हुआ है, वो उसका एक अगला मेरा पड़ाव देखते हैं। यदि हम कहें कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स जब हम बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, आपका श्रीलंका है, अब बांग्लादेश हो गया। इसके पहले हमने एक ही जीत की हुई, उन्होंने म्यांमार में भी कर लिया था, मगर वहां पर जो एक पोर्ट है स्वेते पोर्ट, उसके ऊपर में हमने अपनी कुछ की है। देखिए चाइना वहां पर जो मेन चीज है, वो चाइना वहां पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता है कंबोडिया के बाद, और इसकी बात कोई नहीं कहेगा और हम भी सही इसको ब्रश साइड। आप जो कह रही हैं, इतनी गंभीर स्थिति कभी नहीं हुई है। यदि हम इसको इस तरह से लेंगे, ये केवल नहीं कि रिफ्यूजी आ जाएंगे 1 करोड़ कोई कह रहा है, वो तो आएंगे ही आएंगे, मगर वो शायद हिंदुओं लोगों को उसमें अच्छी चीज उसमें देखें जियोपॉलिटिकली क्या होना है। आज के दिन में मिलिटरली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली रूबिका ऐसी बुरी हालत कभी नहीं रही है, और यदि ये स्लिप होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनरल सिन्हा, आप ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो इस वक्त कह रहे थे कि 1 करोड़ हिंदू अब होंगे यहाँ पर विस्थापित, या फिर वो यहाँ अपनी जमीन पर आएंगे, हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं? मुझे पता नहीं है, हमें करना नहीं चाहिए। यदि हम करने के लिए तैयार हैं वो बात दूसरी है, वो जो पॉलिटिकल, वो जो मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूँ, वो देश संभाल लेगा। मगर आप मिलिट्री जियो स्ट्रेटेजिकली आप समझ रहे हैं ना, आपका अंडरबेली है बांग्लादेश, आपने उसकी स्थापना की थी, 2 काट करके हमने 2 हिस्से बनाए थे पाकिस्तान का, कि ईस्टर्न फ्रंट हमारा रहेगा। आज वो पूरा का पूरा आपने ही अभी बताया कुछ, खालिदा जिया, ये तो मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। वो जाकर के पाकिस्तान के जनरलों के साथ बैठते हैं और ISI के साथ, ये टोटल जमाते इस्लामी का मूवमेंट है। और ये देखिए, मैं आसान शब्दों में बयां करूं आपकी इजाजत से कर्नल सिन्हा, तो आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली स्थिति हिंदुस्तान के लिए क्या शशांक जी आ चुकी है और कैसे डील करने वाले हैं हम इसे? सर आप म्यूट पर हैं। जी 1 सेकंड। हाँ, नहीं मैं म्यूट पर नहीं हूँ। आप सुनाई दे रहा है।
जी। शशांक? तो हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं जहाँ पे मुश्किलें तो रहेंगी, आगे भी आएंगी। हम्म, अब हमारे अपने देश में किस तरह की डिमांड्स रही हैं? सरकार ने कहा कि जो भी माइनॉरिटीज नेबरिंग कंट्रीज में हम्म, किसी तरीके से प्रेशर में आते हैं तो भारत उनको जो है थोड़ा जल्दी से नागरिकता देने के लिए प्रयास करेगा। हम्म, ये पुराने लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए अभी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड क्या रही है ऑपोजिशन की? क्या मुस्लिम्स को भी बुलाइए? अगर मुस्लिम्स को अपने यहाँ दिक्कत होती है अपने देशों के अंदर तो वो भारत क्यों ना आए? हम्म, तो अब ऐसे जो ये मुश्किल हो जाता है भारतीय सरकार के लिए कि अगर शेख हसीना कहते हैं नहीं हम तो भारत में रहना चाहते हैं, हम्म, तो वो मना कैसे करें? क्योंकि हमारा उनके साथ में इतना संबंध रहा है। हम्म, तो खाली जो है कुछ लोग अगर बांग्लादेश में उनका दफ्तर जला रहे हैं या शेख साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं तो क्या भारत उनको ये नहीं कहेगा कि नहीं आप यहाँ वेलकम है? क्योंकि हमारे जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं और सबने कहा है कि जो भी मुस्लिम भी अगर वो आना चाहते हैं और उनको वहाँ तकलीफ हो रही है अपने देश के अंदर तो भारत को उनको जगह देनी चाहिए। और ये सरकार का इस मसले पर क्या रुख होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सीए जो कानून लागू किया गया है उसमें एक जो शर्त है वो यही है कि आप अल्पसंख्यक हैं और आप अगर पड़ोसी मुल्कों में हैं तो आप हिंदुस्तान आ सकते हैं, ये एक शर्त थी। और उसमें अल्पसंख्यक क्या हुआ, अगल बगल के जो मुल्क है वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू है। हम ये बात जानते हैं कि बांग्लादेश जब बना था तब वहाँ पर डबल डिजिट में हिंदुओं की आबादी थी जो घटकर 8% हो गई है। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यहाँ पर इससे बहुत आगे निकल चुकी है। कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 वो कौन से बिंदु हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान को ध्यान में रखने होंगे या हिंदुस्तान अपनी तरफ से करता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की स्थिति को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको बहुत फोर्सफुली उनसे कहना पड़ेगा कि पलायन नहीं हो सकता, माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। और ये बात से जो भी सैन्य आर्मी चीफ है उनसे कहनी पड़ेगी बहुत साफ तरीके से कि उनको फौरन प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर पलायन होता है तो हमारी सिक्योरिटी को वो थ्रेट होता है। इसलिए कि ठीक बात है कि वो हिंदूज आएंगे लेकिन उनके साथ साथ कौन आतंकवादी आ जाएगा क्या पता चलेगा। तो एट द मोमेंट मेरा मानना ये है कि इतना जबरदस्त प्रेशर बनना चाहिए कि वो उनको वहीं पे सिक्योरिटी कमर मिले। आगा साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपकी इजाजत से ये बड़ी खबर व्यूअर्स को देना चाह रही हूँ। शेख हसीना जब उनका विमान आ रहा था तो ये जानकारी मिल रही है कि हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान उनको अकंपनी कर रहे थे, यानी हिंदुस्तान शेख हसीना के साथ बुलंदी से खड़ा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिस विमान में शेख हसीना मौजूद थी उस विमान के साथ भारत के लड़ाकू विमान भी उड़े हैं। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले हिंडन एयरबेस पर विमान लैंड करता है और वो खबर आती है पूरा टाइम शेख हसीना की जान माल की जिम्मेदारी यहाँ पर जो हिंदुस्तान के सेना के लड़ाकू विमान है उन्होंने अपने कंधों पर उठाई हुई थी। कमर आगा साहब, ये बस खबर देनी थी, इसके माने आप समझ रहे हैं ना सर? शेख हसीना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे स्टेक होल्डर है भारत के लिए। उनकी सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य बनता है। और दूसरी बात ये है